सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में बहमनी साम्राज्य का दूसरा वीडियो है। याद, बहमनी साम्राज्य के पिछले वीडियो में हमने वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, प्रमुख शासक और शासकों की उपलब्धियाँ और उनका विजयनगर के साथ संघर्ष का अध्ययन हमने किया था। आज हम बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामी विधि के अनुसार थी। बहमनी सुल्तानों ने मिस्र के अब्बासी खलीफाओं से मान्यता पत्र प्राप्त किए और इस्लामी शासन व्यवस्था के अनुसार शासन प्रबंध करने का प्रयास किया। उन्होंने खलीफा को अपना प्रधान माना, यद्यपि वह स्वतंत्र शासक थे। केवल नाम मात्र को ही खलीफा उनका प्रधान था। खलीफा की तरह बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने भी अपने सिंहासन के ऊपर काली छतरी स्थापित की थी। उसके सिक्कों पर नासिर अमीर उल मोमिनीन अंकित था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के तहत हम देखें, सुल्तान सर्वोच्च शिखर पर स्थित था। शासन का केंद्र बिंदु और प्रधान सुल्तान ही था। वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी भी था। उसे धरती पर ईश्वर की छाया माना जाता था। सुल्तान के अधिकार असीमित थे, फिर भी वह अपने मंत्रियों एवं सलाहकारों की सहायता से शासन कार्य का संचालन करता था। केंद्रीय शासन का संचालन सामान्यतः 8 मंत्रियों की सहायता से संचालित होता था। उन 8 मंत्रियों में पहला था वकील उल सल्तनत। यह एक प्रकार से बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री था। उसके पास सुल्तान की मोहर होती थी और सुल्तान के सभी आदेश उसके पास से होकर गुजरते थे और वह उस पर शाही मोहर का इस्तेमाल करता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण मंत्री था वो था अमीर जुमला। यह वित्त मंत्री था। राज्य की आय व्यय एवं राजस्व संबंधी मामले अमीर जुमला देखा करता था। तीसरा जो सर्वोच्च अधिकारी था केंद्रीय प्रशासन का, वह वजीर अशरफ कहलाता था। यह विदेश मंत्री था। अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार एवं दरबार संबंधी मामले देखना इसका काम था। अन्य राज्यों में राजदूत भेजना भी इसका कार्य था। चौथा अधिकारी था वजीर कुल। संभवतः यह अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने वाला उच्च अधिकारी था। पांचवा अधिकारी पेशवा था। वैसे पेशवा के कार्यों के बारे में हमें ठीक जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी हम कह सकते हैं कि यह वकील के साथ संयुक्त था, क्योंकि मराठा राज्य में पेशवा प्रधानमंत्री होता था, तो वकील भी जिस प्रकार बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री था, तो पेशवा उस वकील के साथ संयुक्त हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। छठा अधिकारी नाजिर था। यह राजस्व विभाग से संबंधित था और एक उपमंत्री की भांति अमीर जुमला की सहायता करता था। कोतवाल यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य था। अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाना भी इसके कार्यों में शुमार था। सद्र जहां सुल्तान के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। यह धार्मिक कार्यों की देखभाल भी करता था और धार्मिक दान सद्र जहां की सिफारिश पर प्रदान किए जाते थे। इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था इन 8 उच्च अधिकारियों या मंत्रियों की सहायता से सुल्तान संचालित करता था, मगर ये मंत्री केवल उसके सलाहकार ही थे। इनकी सलाह मानना सुल्तान के लिए बाध्य नहीं था। बहमनी राज्य जो है प्रारंभ में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा 4 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को तराफ कहा जाता था और ये 4 तराफ प्रारंभ में थे: बरार,
गुलबर्गा, दौलताबाद व तेलंगाना, इन तरफों का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो तरफदार या गवर्नर कहलाता था। कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य था। इसके अलावा प्रांत से राजस्व वसूल करता तथा सभी नागरिक व सैन्य कर्मचारी उसके अधीन ही कार्य करते और उनकी नियुक्ति व पदच्युति यही करता था। बाद में शमसुद्दीन महमूद के तृतीय के प्रधानमंत्री महमूद गांवा ने प्रांतों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया था, जो इस प्रकार थे: माहौर, बीजापुर, गुलबर्गा, दौलताबाद, जूनार, राजामुंद्री और वारंगल। अर्थात उसने प्रत्येक प्रांत, जो 4 प्रांत थे, उनको 2 भागों में बांट दिया था। एक प्रांत का नाम उसने वही रखा जो पहले था, दूसरा अलग नाम उसने दे दिया। प्रांतों का विभाजन सरकारों में किया गया था। सरकारों का विभाजन परगनों में किया गया। एक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे और गांव बहमनी राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, जहां के शासन में सामान्यतः सुल्तान कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। सरकार और परगने प्रांतों के अधीनस्थ हुआ करते थे। बहमनी राज्य एक सैनिक राज्य था, मध्यकाल था ही सैनिक युग था कह सकते हैं उसको। तो उसका अपने पड़ोसी राज्यों, विशेष तौर से विजयनगर के साथ कई बार संघर्ष हुआ और इसके लिए बहमनी सुल्तानों को एक शक्तिशाली सेना अपने अधीन रखनी पड़ी। पैदल और घुड़सवार सैनिक सेना के प्रमुख अंग हुआ करते थे। युद्ध में हाथियों का प्रयोग भी किया जाता था। बहमनी शासकों ने तोपखाने का भी प्रयोग किया। बहमनी राज्य का जो प्रधान सेनापति था वह अमीर उल उमरा कहलाता था। इसके अलावा सिलेदार नामक जो अधिकारी था वो शाही शस्त्रागार की देखरेख करता था। सुल्तान के अंगरक्षक सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। बरबरदार जो अधिकारी था वह सैनिकों की लामबंदी अर्थात हम ये कहें सैनिक तैयारी, युद्ध पर जाने से पहले जो सैनिक तैयारी थी वो बरबरदान देखा करता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी की। उसने सैनिक अधिकारियों को मनसब के अनुसार जागीरें दी, जिससे वह अपने अधीनस्थ सेना के खर्च की पूर्ति करते थे। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में किलों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। किलों का अधिकारी किलेदार होता था, जो प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान को अपनी रिपोर्ट करता था और सुल्तान के प्रति ही जवाबदेह होता था। सांस्कृतिक व्यवस्था भी थोड़ी हम देख लें इसकी। बहमनी साम्राज्य की कला एवं साहित्य के अंतर्गत बहमनी राज्य में हिंदू मुस्लिम वास्तुकला शैली का विकास हुआ। बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के मकबरे में फारसी शैली की गहरी नीली मीनाकारी का प्रयोग हुआ है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद का चौकोर आकार तथा चौड़ी फैली हुई मेहराबें फारसी शैली के विकास का प्रारंभ था। गुलबर्गा प्रारंभिक बहमनी शासकों की राजधानी रही है। तो गुलबर्गा में सुल्तान मुजाहिद शाह, दाऊद शाह और उनके परिवारों का हफ्त गुंबद अर्थात 7 मकबरों में हिंदू स्थापत्य शैली का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बीदर जो बहमनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, बीदर का विशाल किला और इसकी मस्जिदों व भवनों पर फारसी शैली का प्रभाव है। पश्चातवर्ती बहमनी शासकों के मकबरे हिंदू इस्लामी शैली से प्रभावित है। इन स्मारकों की मीनाकारी, सजावट तथा रंग बिरंगे चित्रों के अतिरिक्त इनमें खिड़कियों का प्रयोग भी मिलता है। बीदर के किले की 16 खंबा मस्जिद बहमनी वास्तुकला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हम कह सकते हैं। दौलताबाद की चांद मीनार पर भी फारसी प्रभाव है, जिसका चित्र अगली स्लाइड में दर्शाया गया है।
बहमनी शासकों ने अरबी व फारसी विद्वानों को संरक्षण दिया। फजलुल्लाह रंजू और महमूद गवां ने बहमनी राज्य को इस्लामी संस्कृति का मुख्य केंद्र बना दिया। फारसी व अरबी का अध्ययन करने के लिए महमूद गवां ने बीदर में एक भव्य पुस्तकालय व मदरसे की स्थापना की। बहमनी सुल्तानों ने उर्दू भाषा को आम जनता की भाषा बनाया, बोलचाल की भाषा का दर्जा दिया। सूफी संत गैसुदराज ने फारसी लिपि में पहली उर्दू पुस्तक मिरातुल आशिकी की रचना की। सुल्तान अहमद ने खुरासान के कवि अजारी से बहमन नामा लिखवाया, जिसमें पद्य में बहमनी वंश का इतिहास है। तो इस स्लाइड में आगे ये चांद मीनार जो कि दौलताबाद में स्थित है, अभी भी ये बहमनी सुल्तानों की वास्तुकला शैली पर प्रकाश डालती हुई खड़ी है। दौलताबाद की इस मीनार से हम उस काल की वास्तुकला शैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में बहमनी राज्य की शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन में उसके 8 मंत्री, प्रांतीय शासन व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के तहत कला एवं साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालने का मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा और इसके साथ ही जो PDF नोट्स भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, उनको भी आप ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और उसके बाद इस वीडियो को आप सुनें तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। जय हिंद।